डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बायोलॉजी सेक्शन में आता है। और इस चैप्टर में मेनली हम जो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, किस तरीके से कंट्रोल की जाती हैं और किस प्रकार से अलग अलग टिश्यू और जो ऑर्गन्स हैं प्लांट और एनिमल में जो काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, उनके बीच में जो समन्वय है, एक दूसरे के साथ जो मेलजोल है, वो किस तरीके से बनाए रखा जाता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुली लाइक लाइट, हीट, न्यूट्रिएंट्स, फूड एक्सेट्रा। अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट में अलग अलग जो स्टिमुलस होते हैं, जो भी चेंजेज होते हैं, जैसे लाइट के अंदर कोई चेंज है, हीट है, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड हैं, उनके अंदर जब भी उनको अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड की जाती है तो उसके प्रति अपनी एक प्रतिक्रिया है वो जाहिर करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज इन एनिमल्स आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जितनी भी एक्टिविटी होती है एक एनिमल के अंदर, वो सारी उसके नर्वस सिस्टम में और कुछ हार्मोनल कंट्रोल होता है जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो काम करती हैं, तो उनके द्वारा वो कंट्रोल की जाती हैं। उनके बीच में एक मेलजोल है वो बना के रखा जाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं, संदेशवाहक बोल सकते हैं मैसेंजर को, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। विच असिस्ट नर्वस सिस्टम इन वेरियस फंक्शन। जो कि नर्वस सिस्टम जो काम करता है, ब्रेन या फिर जो अलग अलग न्यूरॉन्स हैं उनके साथ मिलके ये अलग अलग काम है वो करता है। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। हार्मोन्स इन प्लांट कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। मूवमेंट्स जो एक ही जगह पे रह के जो प्लांट्स है उसके अंदर रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में जो अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है प्लांट हार्मोन्स के द्वारा, जो कि हम सेकंड पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम कुछ टर्म्स हैं वो देखते हैं। स्टिमुली क्या होता है? द चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड। ये वो बदलाव होते हैं वातावरण में जिनके अंदर, जिनके हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स है कोई भी प्रतिक्रिया है अपने शरीर के अंदर है वो चेंजेज करता है उसके प्रति अडेप्टेशन के लिए, अनुकूल बनाने के लिए। कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस होती है उसके प्रति किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया दी जाती है एनिमल्स के द्वारा या प्लांट के द्वारा, वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। आपस में जो कोऑर्डिनेशन होती है अलग अलग ऑर्गन्स का मिलके, उनके सबके कोऑर्डिनेशन में एक सिस्टमेटिक ढंग से ही वो रिस्पॉन्ड है वो दिया जाता है, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट है न्यूरस सिस्टम की, जो तंत्रिका तंत्र काम करता है खासकर एनिमल्स के अंदर। उनके अंदर जो छोटे से छोटे लेवल पे जो काम किए जाते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं। न्यूरस दो टाइप की होती हैं। मोटर नर्व्स जो कि मैसेज को ब्रेन के पास, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाती हैं रिस्पॉन्ड के लिए। और जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं, जो कि अलग अलग सेंसेज होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनसे जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास लेके जाती हैं। साइनेप्स, ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ खाली जगह होती है, बहुत ही ज़्यादा। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जिसको हम बिल्कुल माइक्रोस्कोप में देख पाएं, इतना छोटा गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? सेल इन ए सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू स्टिमुली। सेंस ऑर्गन जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके अंदर जो सेल हैं जो अलग अलग प्रकार के जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में उनको रिसीव करती है, प्राप्त करती है, और उनके प्रति ये संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है। मतलब थोड़े से चेंज के लिए, जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो इनकी स्ट्रक्चर वगैरह में भी काफ़ी चेंजेस मिलते हैं। तो रिसेप्टर
किस टाइप के होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, जैसे हम नोज के द्वारा जो गंध है उसका पता लगाते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो कि टेस्ट का पता लगाते हैं, जैसे जीभ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। थर्मोरिसेप्टर जो कि हीट का पता लगता है कि ठंडा है या गर्म है, जो कि स्किन के द्वारा हम रिसीव करते हैं। फोटो रिसेप्टर जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और इसी प्रकार से फोनो रिसेप्टर भी होते हैं जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि साउंड वाइब्रेशन को पता लगाते हैं, उनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। ब्रेन एन ऑर्गन प्रेजेंट इन स्कल विच प्रेजेंट एंड रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ द होल बॉडी एंड इज नोन एज प्रेसिडेंट ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या होता है? ये वो ऑर्गन है, वो अंग है जो कि खोपड़ी में होता है और ये शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है और साथ में उनको ऑन या ऑफ करने का जो काम है, कब किसी एक्टिविटी को ऑन रखना है, कब उसको बंद रखना है, तो वो काम भी ये करता है। इसलिए इसको प्रेसिडेंट का मतलब है राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी पावर होती हैं, वो अपने हिसाब से उनको जो अलग अलग एक्टिविटी हैं, काम को कंट्री के अंदर वो देखता है। उस हिसाब से ब्रेन भी पूरी बॉडी के अंदर एक प्रेसिडेंट का ही काम करता है। उसके बाद है सेरिब्रम, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन एरिया विच कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शन। जब हम ब्रेन के बारे में डिटेल से देखेंगे तो काफी पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है केवल वही दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें सेरिब्रम होता है जो मेन जहाँ पे सोचने का काम किया जाता है, और ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ज्यादातर वॉलेंट्री एक्टिविटी होती हैं, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, उनको देखता है सेरिब्रम। सेरिबेलम इट इज प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन, ये पीछे वाले भाग में प्रेजेंट होता है दिमाग के, और ये मेनली जो बॉडी पोस्चर है, जो मुद्राएं हैं शरीर की अलग अलग, जो खड़ा रहने का तरीका, बैठने का तरीका, वो सारी चीजें देखता है। और साथ में बैलेंस है जो बॉडी का, उसको भी बनाए रखने का काम करता है। मेडुला इट इज प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन एरिया, ये भी हिंड ब्रेन एरिया में प्रेजेंट होता है, और मेनली जो वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द ब्रेन, और साथ में जो ब्रेन की वॉलेंट्री एक्शंस हैं और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस भी हैं जैसे रेस्पिरेशन वगैरह हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर्स एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये एक बेलनाकार संरचना होती है जिसके अंदर नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ये नर्व फाइबर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सुरक्षित रहते हैं, बंद होते हैं। विच हेल्प्स इन कंडक्शन, जो कि नर्व इंपल्स जो करंट होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है दिमाग के पास लेके जानी है या फिर दिमाग से वापस ऑर्गन के पास लेके जानी है, तो वो इसी स्पाइनल कॉर्ड से पैसेज का काम करती हैं, मतलब इनके थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन, सडन मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विच अकर्स इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम डज नॉट इन्वॉल्व एनी विल और थिंकिंग ऑफ द ब्रेन। ये वो एकदम से होने वाली मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जो कि स्टिमुलस के प्रति एकदम से जो रिस्पॉन्ड दिया जाता है, जिसके अंदर टाइम ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है, बहुत ही कम टाइम में ही वो रिस्पॉन्स दिया जाता है बॉडी के द्वारा, और इसके अंदर ब्रेन का कोई एक्टिव रोल है वो नहीं होता, केवल स्पाइनल कॉर्ड ही उसमें अपना रोल है वो प्ले करती हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन ही हम बोल सकते हैं, जो अलग अलग हमने डेफिनेशन देखी हैं, जो कि काफ़ी डिटेल में हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो रिसेप्टर्स देखते हैं सबसे पहले क्या होते हैं। स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये नर्व फाइबर्स जो हम न्यूरॉन्स देखेंगे उनकी टिप वाले रीजन होते हैं, जो कि किनारे वाले रीजन होते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स, रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? जो अलग अलग ज्ञानेंद्रियां हैं एनिमल्स की उनमें पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं रिसेप्टर्स की। फोनो रिसेप्टर, ये आ गया वो ईयर वाला रिसेप्टर, जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है इनका? हीयरिंग का और बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम होता है, वो भी फोनो रिसेप्टर ही करते हैं, इनर ईयर ही करता है। फोटो रिसेप्टर ये आईज में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस, जो भी हम लाइट से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड जितनी भी जो चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्मोरिसेप्टर ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, जो भी दर्द होता है, टच, जो भी स्पर्श पता लगता है, हीट की स्टिमुली, ठंडा या गर्म का पता लगता है। दीज रिसेप्टर आर आल्सो नोन एज थर्मोरिसेप्टर, इनको हम थर्मोरिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दीज आर प्रेजेंट इन नोज, ये नाक में प्रेजेंट होते हैं। और रिसीव स्मेल, इनका काम होता है गंध का पता लगाना। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स ये टंग में प्रेजेंट होते हैं, और दीज हेल्प इन द टेस्ट डिटेक्शन, इनका काम होता है जो
भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं उनका पता लगाना। तो ये डिटेल में है, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हम वैसे सुनते हैं और पढ़ते हैं तो वो अलग अलग फंक्शन के लिए बनी होती हैं, और ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेक्शन में ही पढ़ी जाती हैं। उसके बाद न्यूरॉन्स पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि जितना भी नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इनकी जो एक्टिविटी है वो छोटे से छोटे लेवल पे न्यूरॉन्स के अंदर होती है, और यही सारा काम देखती हैं। और साथ में जो संरचना होती है, मेन जो स्ट्रक्चर बनती है नर्वस सिस्टम की, वो भी इन्हीं से मिलकर बनती है। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। सबसे पहला डेंड्राइट्स होता है। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं दूसरी न्यूरॉन से। न्यूरॉन एक के पीछे एक लगी होती हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जब सिग्नल जाता है तो वो डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव किया जाता है। साइटन या फिर सेल बॉडी या फिर सोमा क्या होता है, इसके अंदर जो इम्पल्स, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, और साथ में इसी भाग में इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्सोन क्या होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को या तो किसी न्यूरॉन के पास भेजते हैं या फिर किसी मसल्स के पास भेजते हैं, साथ में किसी ग्लैंड्स, ग्रंथि के पास भी भेज सकते हैं। एक्सोन में भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। एक्सोन के ऊपर कवरिंग हो सकती है जिसकी वजह से उसको माइलिनेटेड बोल सकते हैं, या फिर यदि वो कवरिंग उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन माइलिनेटेड कहलाती है। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड यदि कवरिंग है उसके पास, न्यूरॉन एक्सोन के पास, तो उससे क्या है कि जो सिग्नल है उसका लॉस बहुत कम होता है आसपास की सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो एक डायरेक्शन के अंदर ही आगे बढ़ता है और फास्टली वो मूव करता है। तो न्यूरॉन्स का हम यहाँ से एक डायग्राम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बारी डायग्राम अकेला पूछ भी लिया जाता है 2 मार्क्स में। और न्यूरॉन्स के अंदर जो मेन है डेंड्राइट्स हैं, यहीं से इन्फॉर्मेशन है वो फॉलो होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं, साइटन भी बोलते हैं। और ये जो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन के ऊपर यदि कवरिंग प्रेजेंट हो तो उसको माइलिन शीथ बोलते हैं, और ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। और इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट होता है जो माइलिनेटेड शीथ बनाता है, तो उसको हम सेवान सेल बोलते हैं। और ये नर्व एंडिंग्स हैं जिसको हम टर्मिनल नोब्स भी बोलते हैं, और इनके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ती है किसी नेक्स्ट न्यूरॉन के पास में। तो न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट लगा होता है पूरी बॉडी में, जो कि एक जो वायरिंग का काम करता है। जिस तरीके से हमारे घरों में वायरिंग में करंट फ्लो होता है, इसी प्रकार से बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट के रूप में, इम्पल्स के रूप में ही फ्लो होती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज। नर्व इम्पल्स, जो नर्व के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आगे ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये साइनेप्सिस प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसमें एक न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट का जो टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं, उसका जो टर्मिनल नोब्स हैं, नर्व एंडिंग जो हमने देखा था डायग्राम में, उनके बीच में, और जो एक दूसरी जो न्यूरॉन्स है उसके बीच में, जो डेंड्राइट्स के बीच में जो जगह होती है उसको साइनेप्स बोला जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वो कैसे होती है, जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन है सेल बॉडी में आएगी, सेल बॉडी से एक्सोन में, और एक्सोन से नर्व एंडिंग की तरफ चली जाएगी। उसके बाद टिप के ऊपर जो साइनेप्स है, साइनेप्स के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स रीजन होता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन आगे की आगे बढ़ती रहती है। केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सोन टिप ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल। अब जो ये गैप होता है, गैप के बीच में एक केमिकल को रिलीज किया जाता है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो कि न्यूरॉन्स के सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में भेजते हैं और जो साइनेप्स को क्रॉस करते हैं। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, NMJ। NMJ इज द पॉइंट वेयर ए मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मोटर न्यूरॉन। ये वो एरिया होता है, वो जगह होती है जहाँ पे मसल फाइबर्स, जहाँ पे एक्टिविटी करवानी है कोई भी सिग्नल्स ने, उसके बीच में, और जो मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल लेके आती है, तो उसके बीच में जो एक जंक्शन का काम करता है। कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द कंट्रोल नर्वस सिस्टम। कैरिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए आए, मोटर न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या कंट्रोल नर्वस सिस्टम है, वहां से इन्फॉर्मेशन को लेके आती है। उनके बीच में जो पॉइंट है NMJ कहलाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी 2 भागों में इसको मेनली डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जिसको CNS बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
और यही वो भाग है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। मतलब सेंस ऑर्गन जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें दिमाग के अंदर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे CPU भी बोला जाता है इसको, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे एनालाइज किया जाता है भी इंफॉर्मेशन किस टाइप की आई है और किस टाइप का जो रिस्पॉन्स देना है, तो उसकी भी वहीं पे जो थिंकिंग प्रोसेस है वो की जाती है और कंट्रोल भी बॉडी का यहीं से किया जाता है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या आता है, वो सारी न्यूरॉन्स या नर्व्स आ जाती हैं जो कि बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS। CNS जो भी अपनी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग भागों में भेजता है, तो वो इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए भेजता है। नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की यहाँ से नर्व्स होती हैं। एक एफरेंट नर्व फाइबर्स जो कि ट्रांसमिट इम्पल्सेज फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द CNS। इनका काम क्या होता है, जितनी भी इम्पल्सेज इंफॉर्मेशन होती है वो टिश्यू से ऑर्गन के पास, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जानी होती है। और जबकि इफरेंट क्या होता है, अवे, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को अलग अलग पेरिफेरल टिश्यू या किसी ऑर्गन के पास, जैसे हमने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन पढ़ा था, तो वो एक नर्व्स को बोला जाता है। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है वो उसी टाइप की होती हैं। लगभग हम यहीं से समझ सकते हैं कि जो इम्पल्सिज लेके जाने का काम ही इनका होता है एक जगह से दूसरी जगह। नाम ए और ई में ही डिफरेंस है। ए का मतलब होता है टुवार्ड्स और ई का मतलब होता है अवे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती हैं उसको एफरेंट, और जो उससे अवे लेके जाते हैं उसको ईफरेंट बोलते हैं। उसके बाद है जो नर्वस सिस्टम है, इसको हम पिक से भी समझ सकते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से, और जो नर्व, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जितनी भी नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी को के साथ इनर्वेट करती हैं, जो कॉन्टैक्ट में आती हैं अलग अलग टिश्यू के, उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स के साथ काम करता है, जो अपने आप एक्टिविटी करते हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये सेंस ऑर्गन एंड वॉलेंटरी मसल्स के साथ काम करता है, जो इसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। जबकि इंटरनल ऑर्गन अपने आप अपनी एक्टिविटी वो करते हैं, इसलिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोला गया है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप है, सिम्पैथिक जो एरोजिंग होता है, और पैरासिम्पैथिक जो कामिंग होता है। एरोजिंग का मतलब जो किसी एक्टिविटी को फास्ट करता है, और कामिंग का मतलब होता है जो किसी एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। तो ये दोनों जो डिवीजन है, इसके जो अलग अलग भाग हैं, वो एक दूसरे की अलग एक्टिविटी करते हैं। मान लो किसी एक्टिविटी की ज़्यादा की जरूरत है, यदि वो कम है तो उस टाइम पे सिम्पैथिक डिवीजन को काम करना होता है, और यदि कोई एक्टिविटी ज़्यादा चल रही है उसको कम करना है तो उस टाइम पैरासिम्पैथिक डिवीजन वो काम करेगा। उसके बाद जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसके सेंसरी एंड मोटर, एफरेंट और ईफरेंट यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों एक ही टाइप होते हैं, नर्वस सिस्टम में आते हैं। जो सेंसरी इनपुट, जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है एनवायरनमेंट से, वो सेंसरी नर्वस सिस्टम देखता है। और जबकि जो भी सिग्नल है, रिस्पॉन्ड जो दिए जाएंगे बॉडी के द्वारा, जो भी चेंजेज हैं उसके प्रति, तो वो मोटर नर्वस सिस्टम है वो देखता है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन है, वो देखते हैं डिटेल में। क्या होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर होती है जो कि नर्वस टिश्यू की, जो न्यूरॉन्स की बनी होती हैं। टिश्यू आर हाईली फोल्डेड टू अकोमोडेट ए लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। जो टिश्यू है, जो ब्रेन का जब हम डायग्राम देखेंगे उसमें देखेंगे, जो फोल्डेड मतलब काफी सारी तय बनी होती हैं, अलग अलग ट्यूब हैं वो मुड़ी होती हैं, और उसका काम क्या होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया है वो नर्वस टिश्यू का वो बनाया जा सके कम से कम जगह के अंदर। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए 3 परतें काम करती हैं, जिनको मीनिंग्स बोला जाता है। और साथ में एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड मीनिंग्स के बीच में भरा होता है, और प्रोवाइड्स कशंस द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक्स। जब भी कोई झटके वगैरह लगते हैं मैकेनिकल वर्किंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो कशन, मतलब जैसे हम जो तकिया यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, एक जो मैकेनिकल शॉक है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहता है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, 3 मेन भाग होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। फोर ब्रेन, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके 3 भाग हैं आगे भी। मिड ब्रेन है, इसके आगे भाग होता है मेनली कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्ना। और जो हाइंड ब्रेन है, इसके आगे सेरिबलम, पोन्स, मेडुला ओब्लोगेंटा, ये सारे इसके, मेडुला ओब्लोगेंटा ये एक ही है, और इसके ये भाग होते हैं। तो मेनली 3 भाग होते हैं, उसके भी आगे डिवाइड होते हैं ये आगे।
तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसको हम देख सकते हैं, अलग अलग जो भाग हैं इसके, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम फोरब्रेन ही बोलते हैं, और फोरब्रेन के अंदर ही ये अलग अलग भाग बने हैं, जो कि टेम्पोरल लोब है, जो हियरिंग सुनने के लिए, लर्निंग सीखने के लिए, और फीलिंग्स वगैरह जो इमोशंस वगैरह होती हैं वो इस येलो पोर्शन के अंदर होती हैं। उसके बाद जो फ्रंटल है, जो सबसे आगे वाला भाग है, उसमें थिंकिंग का काम होता है, स्पीकिंग बोलने का, मेमोरी, जो भी हमको कुछ चीज संग्रहित करनी है, और मूवमेंट मतलब कोई भी हलचल, वॉलेंट्री एक्शन लेना, वो। पैरिटल लोब जो बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर से हम देख सकते हैं, इसमें लैंग्वेज और टच का जो काम है वो देखा जाता है। ओसिपिटल लोब जो कि विजन एंड कलर परसेप्शन के बारे में जानकारी देता है, देखने से रिलेटेड जानकारी होती है इसमें। तो ये जो हमने ऊपर जो अलग अलग लोब पढ़े हैं, ये सारे सेरिब्रम है, मेनली जो फोर ब्रेन का ही भाग होता है। जबकि जो सेरिबेलम है ये बैलेंस कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और जो ब्रेन स्टेम है ये भी, जो पोन्स और सेरिबेलम मेडुला ओब्लोगेंटा है, ये दोनों मिलके जैसे ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करता है। मेन भाग ये है, बाकी इनके भी आगे डिवीजन होते हैं। तो ब्रेन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को देखते हैं। सबसे पहले सेरिब्रम, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। ये दो अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। फंक्शन क्या है सेरिब्रम के? सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री मोटर एक्शन, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी की, वो सारी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इट इज द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन लाइक टेक्टाइल्स एंड ऑडिटरी परसेप्शंस। ये जो परसेप्शंस, जो अवधारणाएं होती हैं, जिस भी चीज की हमारे पास पहले से ही मेमोरी स्टोर होती है, तो हम उस चीज की, जैसे कोई चीज टच करके हमको पता करनी है लेकिन उसको हम देख के या सुन के नहीं पता कर सकते। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे सॉलिड चीज है कोई, तो सॉलिड चीज को हम जैसे टच करके बता सकते हैं कि वो कंप्रेसिबल है या नहीं है। उस बेस पे जो परसेप्शन है वो पहले से ही स्टोर होते हैं माइंड में। इसी प्रकार से किसी भी पर्सन की जो आवाज़ है, यदि हमें पहले से सुनी है और हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम उसकी आवाज़ सुन के ही बता सकते हैं बिना देखे कि किस पर्सन की आवाज़ है। तो ये मेमोरी जो पहले से स्टोर होती है, तो वो सेरिब्रम में ये होती है। इट इज़ द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ये जो हम सीखने की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी सीखना है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मेमोरी स्टोर करनी है, तो वो भी सेरिब्रम में ही होती हैं। सेकंड जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस। ये सेरिब्रम के बेसल भाग में प्रेजेंट होता है, उसके नीचे रहता है। कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, कार्डियक रिदम ऑफ द बॉडी। तो ये जो सोना है और उठना है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, और एक टाइम से जो ये एक्टिविटी होती है जिसको सर्केडियन रिदम बोला जाता है, तो उसको कंट्रोल करता है। साथ में जो हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग की जो हैबिट्स हैं, या फिर जो जब भी हमको कुछ खाना है या फिर जो प्यास लगी है, तो उस चीज़ के लिए भी जो इच्छाएं हैं वो भी इसी पार्ट में ही कंट्रोल होती हैं। उसके बाद है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है फोर ब्रेन का, उसके बीच में, और जो पोन्स भाग होता है हैंड ब्रेन का, उनके बीच में प्रेजेंट होता है एक सेरिब्रल एक्विडक्ट नाम की जो ट्यूब होती है, जो कि इस मिड ब्रेन के बीचों बीच पास होती है। कोर्पोरा क्वार्टेजिमना जो इसका भाग होता है, वो क्या होते हैं? चार स्वेलिंग होती हैं, ये फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, जिनको लोब बोलते हैं, जो कि इसके डोर्सल साइड में, ऊपर वाली साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में जो सबसे पहला पार्ट है वो सेरिबेलम, लाइज बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है बैक साइड में वहां पे प्रेजेंट होता है, और सेरिब्रम के बेसल भाग में प्रेजेंट होता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, और ये भी साथ में जो सेंसेज हैं ब्रेन से बाहर की तरफ लेके जाई जाती हैं बॉडी पार्ट्स के पास, उनको कंट्रोल करता है। When you are riding your bicycle, the perfect coordination between your pedaling and steering control is achieved by cerebellum। जो एक्टिविटी इकट्ठे मिलकर काम करती हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जैसे पेडलिंग में और स्टीयरिंग में, जो हमको जो स्टीयरिंग संभालना है और जो पेडलिंग होती है बाईसाइकिल चलाते टाइम, तो उनको एक साथ कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का होता है। फंक्शन क्या है इसके? पोस्चर एंड बैलेंस है बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, प्रिसीजन मतलब जो उनकी एक्यूरेसी है
वॉलेंट्री एक्शंस की, जो भी हम कोई काम करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो वो सही ढंग से जो करवाने का काम है, एक्यूरेसी के साथ सही ढंग से करवाने का काम है, वो सेरिबेलम का होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलोंग विद द पोन्स। पोन्स के साथ मिलके ये ब्रेन स्टेम जैसे तना होता है पौधे में, इसी प्रकार से जो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे वाला जो भाग होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करता है इसको, उसको बनाता है, उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के बेसल भाग में प्रेजेंट होता है। कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड के रूप में आगे बढ़ता है। कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शन, ये ज्यादातर इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाओं को स्टोर करता है। लाइक हियर बीट, हार्ट बीट्स, रेस्पिरेशन, जो हार्ट बीट्स हैं और जो रेस्पिरेशन है उनको कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे ब्लड प्रेशर है, सैलाइवेशन है, वोमिटिंग है, इनको भी यही भाग कंट्रोल करता है। पोन्स, ये थर्ड पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। रिलेज इंपल्स बिटवीन द लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे ट्रांसफर करता है। एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन, और साथ में जो ऊपर वाले भाग होते हैं ब्रेन के, सेरिब्रम और मिड ब्रेन, उनके बीच में भी इंफॉर्मेशन है उसको कन्वे करता है। आल्सो रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, साथ में रेस्पिरेशन है, जो सांस लेने की जो दर है उसको भी कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है? फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोगेंटा। तो ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा जो हाइंड ब्रेन के भाग हैं उनसे मिलकर बनता है, और ये क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कनेक्शन है वो इन्हीं के जरिए होता है। जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को भेजनी है तो वो ब्रेन स्टेम के जरिए ही भेजी जाती हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस एंड कंडक्ट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, वो जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट टॉपिक। कंडक्ट्स मैसेज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, साथ में जो शरीर के अलग अलग जो भाग हैं उनके बीच में और जो ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन का काम करती है। मैसेजेस हैं जो ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने हैं या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्रेन के पास आने हैं, तो वो सारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रोटेक्ट कैसे रहता है बॉडी के अंदर? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली ब्रेन आता है, जो कि मेनली 3 लेयर्स से सराउंडेड होता है। 3 लेयर्स में सबसे पहले बोनी स्कल है, जिसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जो हड्डी का बना होता है और ये बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कि मीनिंग्स जो लेयर होती हैं उनके बीच में फिल होता है, और मीनिंग्स में ड्यूरा मैटर और आर्केनोइड और पाई मैटर, ये 3 लेयर्स होती हैं। 3 पर लेयर्स हम बोल सकते हैं, 3 परत होती हैं, जिसमें ब्रेन है वो काफ़ी सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन होता है और थोड़ा सा भी डैमेज है जो बॉडी फंक्शंस को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्ट करके रखी जाती है बॉडी के अंदर। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या होते हैं ये? सडन इनवॉलेंट्री रिएक्शंस ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जो भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, जो स्टिमुलीज हैं, उनके प्रति जब ब्रेन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन बॉडी के अंदर दिखाई देती हैं, एकदम से जो एक्शन रिएक्शन होती है बल्कि प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एक रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जब कोई भी सिग्नल है बॉडी रिसीव करती है और उसके प्रति जो रिस्पॉन्ड देती है, उसके द्वारा जो भी पाथ फॉलो किया जाता है बॉडी के अंदर, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जो इम्पल्सिज हैं, जो करंट है, वो रिसेप्टर ऑर्गन से, जो भी ज्ञानेंद्रिय हैं, उनसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है या फिर कई बार ब्रेन के पास भी जाता है। मेनली इसमें स्पाइनल कॉर्ड ही पार्टिसिपेट करती है। प्रोसेस्ड देयर, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, एनालाइज किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज ब्रोट बैक टू द कंसर्न्ड मसल, और उसके बाद जस्ट जो रिलेटेड वहाँ पे मसल्स हैं जिससे एक्शन करवाना है, तो वहाँ पे उस मैसेज को वापस ले आया जाता है। रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर इफरेंट न्यूरॉन्स, इफेक्टर ऑर्गन आर द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन है उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाती हैं। उसके बाद दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन कौन सी? जो मेन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, इनके बीच में
जो न्यूरॉन प्रेजेंट होती हैं उनको इंटरन्यूरॉन बोलते हैं, वहाँ पे एनालिसिस वगैरह होती है। और उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन है वहाँ से सिग्नल वापस इफेक्टर ऑर्गन या फिर किसी मसल्स के पास आ जाता है, जो कि जिस भी तरीके की जो रिएक्शन है, बॉडी का रिस्पॉन्ड है, वो यहाँ पे दिया जाता है। तो इससे एक रिफ्लेक्स आर्क बनती है, जो कि हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कोई कैंडल है, यहाँ पे हमारा इस पे ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही उंगली यहाँ पे टच होती है फिंगर से, जो भी रिस्पॉन्स है, जो बॉडी है उसका स्टिमुलस पहुंचता है, और स्टिमुलस कहाँ पे जाएगा, जो रेड कलर की है ये एफरेंट न्यूरॉन है, जो सिग्नल को लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से बीच में कुछ रिले न्यूरॉन्स होती हैं, इंटरन्यूरॉन बोल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इफरेंट न्यूरॉन या फिर मोटर न्यूरॉन के पास है, जो ब्लू कलर से शो किया गया है, उसके पास है वो सिग्नल भेज दिया जाता है। और इफेक्टर मसल्स हैं, वो क्या करती हैं, जो भी एक्शन लेना है, जैसे यहाँ पे अपने फिंगर को हीट से बचाने के लिए एकदम से जो हैंड है वो पीछे की तरफ खींच लिया जाता है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन होती हैं, जिसमें ब्रेन का कोई भी कंट्रोल है या फिर वहाँ ब्रेन की कोई भी एक्टिविटी है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि ऐसी एक्शंस में टाइम का बड़ा मैटर करता है। यदि टाइम ज़्यादा लग जाता है बीच में इंफॉर्मेशंस के थिंकिंग वगैरह में, ब्रेन की एक्टिविटी में, तो इससे जो ऑर्गन है जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है वो डैमेज भी हो सकती है। तो इमरजेंसी कंडीशंस में ही ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन है वो बॉडी के द्वारा शो किए जाते हैं। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, जिसको पीएनएस बोलते हैं। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, इसके 2 डिवीजन है, जो कि हमने डायग्राम में भी देखे थे। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, ज्यादातर जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम देखता है, जबकि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं और खासकर जो स्मूथ मसल्स हैं बॉडी की, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उनका ट्रांसमिशन या फिर उनका जो भी रिस्पॉन्ड है वो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम या न्यूरल रीजन देता है। और जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, आगे 2 भाग होते हैं इसके। सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम, जो कि एरोयूजल एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करता है, और पैरासिम्पैथिक इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही वो भाग होता है जो कि किनसे मिलके बनता है, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सिस, इनसे मिलके बनता है विसरल नर्वस सिस्टम। बाय विच impulses travel from central nervous system to the viscera, viscera मतलब इंटरनल बॉडी organs, एंड फ्रॉम viscera to the, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है ब्रेन और उनके साथ में, तो वो विसरल नर्वस सिस्टम करता है। इसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर ही काम करता है। नेक्स्ट है मस्कुलर मूवमेंट्स एंड नर्वस कंट्रोल। मसल टिश्यू हैव स्पेशल फिलामेंट कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल्स के अंदर अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स, तंतु होते हैं स्पेशल टाइप के, जो कि एक्टिन और मायोसिन कहलाते हैं। When a muscle receives a nerve signal, a series of events is triggered in the muscle। जैसे ही मसल्स के पास जो सिग्नल है ब्रेन से पहुंचते हैं मोटर न्यूरॉन के जरिए, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो सिग्नल हैं, अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, उनके ऊपर एक्ट करने के लिए काफ़ी सारी जो इवेंट्स है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, वो ट्रिगर मतलब शुरू हो जाती हैं मसल टिश्यू के अंदर। जो ऐसी ही एक इवेंट है वो, उसके अंदर क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस हैं वो मसल सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जिसकी वजह से मसल्स का जो साइज है वो कम हो जाता है, उनकी लेंथ है वो घट जाती है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन जब मसल्स करती हैं, इसी की वजह से जो बॉडी के अंदर अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं वो शो की जाती हैं, और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हम अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, मस्कुलर टिश्यू है और जो नर्वस टिश्यू है वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होकर ही जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं और लोकोमोशंस हैं वो बॉडी के अंदर करवाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम। जैसा इंसानों में या फिर दूसरे जानवरों में एक स्पेशल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, प्लांट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट्स यूज केमिकल मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के पास मेनली कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा वो अपनी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल करते हैं और साथ में समन्वय बना के अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन के साथ मिलकर काम करवाते हैं।
मैनी प्लांट्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अलग अलग प्रकार के कुछ हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर जिनको बोला जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं जो कि पौधों में अलग अलग प्रकार की जो मूवमेंट्स हैं वो करवाते हैं। मूवमेंट्स इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। जो भी गतिविधियां होती हैं पौधों में वो मेनली दो भागों में डिवाइड की गई हैं। पहला ट्रॉपिक मूवमेंट्स और उसके बाद है नेस्टिक मूवमेंट्स। सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो देखते हैं क्या होती हैं। मूवमेंट्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू स्टिमुलस। कोई भी एनवायरमेंटल चेंज के प्रति जब प्लांट किसी स्पेशल दिशा के अंदर गतिविधि करता है तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है? ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी विशेष दिशा में प्लांट का कोई भाग है जब ग्रो करता है उसकी वजह से देखने को मिलती है। 4 टाइप्स की होती हैं ये। सबसे पहला है जियोट्रोपिक मूवमेंट्स। ग्रोथ इन ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के प्रति पौधे किसी भाग में जो ग्रोथ होती है तो वो जियोट्रोपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। जियोट्रोपिक का मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, और अर्थ की जो भी अर्थ की तरफ जो मूवमेंट होती है वो ग्रेविटी की वजह से ही होती है। रूट्स यूजुअली शो पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट्स। जड़ों में पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट पाए जाते हैं, मतलब वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं। दैट इज दे ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वही मतलब इसका। जबकि जो स्टेम्स होते हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करते हैं, मतलब वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी काम करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में वो ग्रोथ करते हैं। फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? लाइट की तरफ जो मूवमेंट्स होती हैं। प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। जो भी ग्रोथ होती है लाइट के प्रति पौधे किसी भाग में उसको फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। और जो स्टेम्स होते हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स शो करते हैं, जबकि जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स, मतलब वो अवे फ्रॉम द लाइट्स हैं वो मूव करती हैं। हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? व्हेन रूट्स ग्रो इन सोइल। जब जड़ें मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं तो दे यूजुअली ग्रो टुवर्ड्स द नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। तो क्योंकि उनको वाटर की तलाश होती है सोइल के अंदर, तो वो वाटर का जो कोई भी सोर्स है, स्रोत है, उसकी तरफ ही वो मूव करती हुई जाती हैं। फोर्थ है थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट्स। द ग्रोथ इन प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। जब भी स्पर्श के प्रति पौधे का कोई भाग ग्रो करता है तो उसको थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स या थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। सच मूवमेंट्स आर सीन इन द टेंड्रिल ऑफ क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या होती हैं? बेलों को बोला जाता है। जो बेल किसी भी स्पोर्ट के अराउंड जब ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो टेंड्रिल कहलाते हैं। टेंड्रिल ग्रो इन ए वे सो एज इट कैन कोइल अराउंड ए स्पोर्ट। तो ये क्या होती हैं? स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो किसी स्पोर्ट के सराउंडिंग में ग्रो कर जाती हैं। द डिफरेंशियल रेट ऑफ सेल डिवीजन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ टेंड्रिल अपीयर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। पूछ लिया जाता है ये किस हार्मोन की वजह से जो टेंड्रिल है वो ग्रो करते हैं, उसमें ऑक्सीजन है जो वो प्लांट हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अंदर डिफरेंशियल रेट का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल डिवीजन है, सेल डिवाइड कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स हैं वो ग्रो करता रहता है। और टेंड्रिल का जो टच वाला भाग होता है वो ग्रो नहीं करता है। जो बेसल भाग होता है टेंड्रिल का वो लगातार ग्रो करता रहता है, जबकि जो टिप वाला रीजन है वो आगे के आगे कोयल अप करता रहता है किसी भी स्पोर्ट के सराउंडिंग में। तो ये अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं वो हम देख सकते हैं। ये थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट्स हैं जो कि किसी टच से रिलेटेड, जैसे हम इसमें क्लाइंबर देख रहे हैं जो वो टेंड्रिल के प्रति टेंड्रिल पार्ट के अंदर जो मूवमेंट होती हैं उनको बोलते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म देख सकते हैं, वाटर सोर्स यदि प्लांट को दिया जाता है तो उसकी जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ ही मूव करती हैं। फोटोट्रोपिज्म में हम देख सकते हैं जैसे विंडो से जब लाइट आती है किसी पोटेड प्लांट के पास तो उसकी जो ब्रांचेज हैं वो विंडो की तरफ ही मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। और जियोट्रोपिज्म में जो रूट्स हैं वो हमेशा अर्थ की तरफ ही मूव करती हैं। जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं जो गमले को यदि हम एक तरीके से रखते हैं तो उसके अंदर जो जड़ें हैं वो अर्थ की तरफ अपना रास्ता है वो ढूंढती हुई जाती हैं। कीमोट्रोपिज्म में ये भी एक टाइप की मूवमेंट होती है जिसमें केमिकल की तरफ मूवमेंट होती है, स्पेशल केमिकल की तरफ, जो कि पोलन ग्रेन जब भी किसी स्टिग्मा के ऊपर फाल करते हैं तो उसके अंदर जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर जो मूवमेंट है वो आगे के आगे बढ़ती रहती है, तो वो कीमोट्रोपिज्म होता है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होती हैं? जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट आर कॉल्ड द नेस्टिक मूवमेंट्स जो कि किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं फ्रॉम द स्टिमुलस।
स्टिमुलस की चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन इनमें स्पेशल मूवमेंट्स पाई जाती हैं, उनको नेस्टिक मूवमेंट बोला जाता है। एग्जांपल है व्हेन समवन टच द लीफ ऑफ मिमोसा। छुई मुई का जो प्लांट होता है, जब उसके पत्तों को छुआ जाता है तो उसके जो लीव्स हैं वो ड्रूप का मतलब है वो मुरझा जाते हैं। ड्रूपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच द लीफ आर टचड। और जो ये ड्रूपिंग होती है ये उस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि प्लांट पार्ट को किस जगह से छुआ जा रहा है, लेकिन ये ड्रूपिंग है वो छुआ किसी भी जगह से जाए, लेकिन ड्रूपिंग पूरे के पूरे लिप्स पार्ट में मिलती हैं। रीजन क्या होता है इसका? सच मूवमेंट्स यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ चेंजिंग वाटर बैलेंस। यहाँ पे जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती है और उसकी वजह से ये मूवमेंट है वो दिखाई देती है। व्हेन लीव्स ऑफ मिमोसा आर टच्ड, जब मिमोसा प्लांट्स की लीव्स को टच किया जाता है, सेल्स इन लीव्स लूज वाटर। जो कोशिकाएं हैं वो वाटर को लूज करती रहती हैं, जिसकी वजह से बिकम फ्लैटिड फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब उनकी जो शेप है वो श्रिंक होती रहती है, रिजल्टिंग इन ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से पत्तियां हैं वो मुरझाती हुई रहती हैं। उनके अंदर जो है एक टर्जिड प्रेशर की है उसकी कमी हो जाती है। टर्जिड प्रेशर की वजह से लीव्स अपने नॉर्मल शेप में रहती है, जबकि जैसे जैसे जो ये प्रेशर घटता रहता है तो लीव्स हैं वो मुरझाती रहती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम पीछे वाली स्लाइड में देख सकते हैं, जो नेस्टिक मूवमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं। जो लीव्स हैं एक नॉर्मल पैटर्न में है, लेकिन जैसे इनको टच किया जाता है तो वो एक जगह पे श्रिंक होके रह जाती हैं, उनको नेस्टिक मूवमेंट बोला जाता है। उसके बाद है प्लांट हार्मोन्स, केमिकल विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट। ये वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अंदर ग्रोथ के अंदर जो कोऑर्डिनेट है, समन्वय है, डेवलपमेंट विकास के अंदर, और जो रिस्पॉन्सेज होती हैं एनवायरनमेंट में अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं, जो अलग अलग स्टिमुलस मिलता है पौधे को, उसके प्रति एक समन्वय बना के रखते हैं। टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो अलग अलग 5 टाइप्स हैं प्लांट हार्मोन को, वो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है ऑक्जिन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शूट टिप और जो रूट टिप है वहां पे भी पाया जाता है। शूट टिप मतलब जो स्टेम है या फिर ब्रांचेज है उनके बिल्कुल टिप वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? मेनली ग्रोथ करने का। फोटोट्रोपिज्म जो मूवमेंट होती है, मोर ग्रोथ ऑफ द सेल टुवर्ड्स द लाइट, वो ऑक्जिन की वजह से ही शो की जाती है। जो टेंड्रिल में मूवमेंट है वो भी ऑक्जिन की वजह से ही शो की जाती है। जिबरलिन किसमें मदद करता है? ये भी ग्रोथ के अंदर ही मदद करता है, ऑक्जिन के साथ मिलके जिबरलिन भी प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन है, ये सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब सेल, काइनिन का मतलब काइनेसिस डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन में मदद करता है। जबकि ऊपर वाले जो हार्मोन है वो सेल के साइज को ग्रो करते हैं। एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ही रिलीज होता है पौधे में और ये ग्रोथ को रोकता है। और साथ में जो लीव्स हैं उनकी विल्टिंग का मतलब है उनकी शेप है, उनके मुड़ने में मदद करता है। पत्तियां मुड़ जाती हैं तो वो एब्सिसिक एसिड की वजह से, ताकि वाटर लॉस है उससे बचा जा सके। इथाइलिन को गैसियस हार्मोन बोला जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है और ये फ्रूट्स की राइपनिंग में मदद करता है। तो जो अलग अलग हमने प्लांट हार्मोन पढ़े हैं उनके बारे में हम यहाँ से टेबल से एक रिवाइज कर सकते हैं। ऑक्जिन है ग्रोथ में मदद करता है, साइटोकाइनिन है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है मतलब बढ़ावा देता है, और साथ में जो सेल की एजिंग है, एजिंग का मतलब बुढ़ापा, उनका जो लाइफ स्पैन कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पैन है उसमें मदद करता है। जिबरलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम, जो तना है उसके ग्रोथ में मदद करता है। इनिशिएट सीड जर्मिनेशन, जो सीड है जब मिट्टी के अंदर डाला जाता है तो उससे जो वो प्रफुल्लित होता है, आगे के आगे जो ब्रांचेज वगैरह निकलती हैं उसको मदद करता है। फ्लावरिंग है, फूल वगैरह है वो ज़्यादा आते हैं पौधे में जिबरलिन की वजह से। सेल डिवीजन है उसको प्रमोट करता है। सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन, सीड की आगे जो भी ग्रोथ होनी है जब वो जर्मिनेट हो जाता है मिट्टी के अंदर, जब वो जड़ें वगैरह उसमें से निकलनी शुरू हो जाती हैं, स्टेम राइज होता है, तो उसके बाद की ग्रोथ भी जिबरलिन ही देखता है। एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ को रोकता है। विल्टिंग ऑफ लीफ हमने पढ़ लिया। साथ में डोरमेंसी है, जो मतलब जो डोरमेंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ स्टंड ग्रोथ, जब ग्रोथ रुक जाती है किसी भी जगह पे, खासकर बड्स जो मुकुलन होते हैं जहाँ से टहनियाँ वगैरह निकलती हैं पौधे की, और सीड के अंदर भी जो ग्रोथ है उसको रोक के रखने का काम एब्सिसिक एसिड का होता है इमरजेंसी कंडीशन में, खासकर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। इथाइलिन गैसियस हार्मोन होता है जो कि फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। अब है एंडोक्राइन सिस्टम है जो ह्यूमन के अंदर, जो अलग अलग हार्मोन हैं ह्यूमन में वो कैसे काम करते हैं। कंस्टिट्यूटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डक्टलेट्स ग्लैंड होती हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं।
प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग ग्रंथियां वो पाई जाती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ये सारी अलग अलग ग्रंथियां हैं जो शरीर के अलग अलग भागों में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स है वो सिक्रीट करती हैं। लेकिन हमने सारी नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट ही हम जो ग्लैंड्स हैं वो देखेंगे जो कि 10th पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जैसे जो हमारा स्टमक है या फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन की वाल है, वो भी लीवर है, जैसे किडनी है, हार्ट है, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल 11th क्लास में रहती हैं। लेकिन हम मेन मेन जो ग्लैंड्स हैं वो पढ़ते हैं और इसके बारे में जनरल आइडिया देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि डक्ट जिनके पास प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इनकी सिक्रीशन को हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन जो पहले टाइम यूज की जाती थी, क्या माना जाता था कि ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये ब्लड के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं और ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड रीजन। जो इनकी जो ग्रंथियां हैं जहाँ से रिलीज होते हैं वो एक अलग जगह पे रहती हैं, जबकि जिस ऑर्गन में इनको काम करना होता है वो दूर होते हैं, और इनके बीच में जो इनको भेजने का काम है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। हार्मोन्स की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, इनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का पोषक तत्व प्रेजेंट नहीं होता, और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब दो सेलों के बीच भी काम कर सकते हैं। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। तो 10th पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लासिकल डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन हायर क्लासेज के लिए कंपलसरी हो जाती है। इनवर्टिब्रेट्स पोसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। इनवर्टिब्रेट्स बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिंपल पाई जाती हैं और उनके अंदर कुछ ही हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस है वो एक्ट एज हार्मोन, वो हार्मोन का काम करते हैं, और साथ में जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के बीच में तालमेल बैठाने का काम है वो काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंस वो मिलकर करते हैं। तो हम लोकेशन देख सकते हैं अलग अलग ग्लैंड्स की, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी ग्रंथियों के काम को यही देखती है, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाना है, वो इसी के हार्मोन ही देखते हैं। ये भी खुद हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन इसके हार्मोन अदर ग्लैंड्स के ऊपर काम करते हैं। पीनल ग्लैंड ये माइंड में प्रेजेंट होती है, हेड रीजन में। थायराइड ग्लैंड गले में प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड ये हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। एक पैनक्रियाज ग्लैंड भी होती है जो कि मिक्जोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो, क्योंकि ये हार्मोन और इंजाइम दोनों रिलीज करती है। स्पेशल ग्लैंड होती है जो दो प्रकार के केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है। ओवरीज फीमेल में होती हैं और टेस्टिस मेल में होते हैं, जो कि अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं जो मेल एंड फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं और उनके जो काम है, उनके जो फंक्शन है वो देखते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पी साइज्ड, जो मटर का जो साइज होता है उसके साइज की ये ग्लैंड होती हैं जो कि दिमाग के बेसल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये इसकी जो सिक्रीशन होती है, इसके जो हार्मोन है वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है, उनके काम वगैरह वो देखती है। ये मेन मेन जो हार्मोन रिलीज करती है वो ग्रोथ हार्मोन आता है, ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, और यदि ये कम रिलीज होता है तो ग्रोथ रुक जाती है। स्टंट ग्रोथ या ड्वार्फिज्म उसके बोलते हैं। तो वही बात कर रखी है, यदि अंडर सिक्रीशन है तो ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन होता है, और जबकि ओवर सिक्रीशन है इसकी वजह से जेजेंटिज्म मतलब लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। और अडल्ट के अंदर एक्रोमेगली क्या होता है, जो शेप होती है, जो फेस की शेप होती है खासकर, वो उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, जैसे ठोडी है लंबी हो जाती है, नाक लंबी हो जाती है। तो जो भी एबनॉर्मलिटी है फेस के अंदर अडल्ट में, वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही दिखती है, उसकी ओवर सिक्रीशन की वजह से। तो बीमारियां हैं वो पूछी जा सकती हैं। थायराइड ग्लैंड ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है, जैसे तितली होती है, इसके आकार की मिलेगी। ये गले के अंदर प्रेजेंट होती है। इट सिक्रीट्स द हार्मोन, ये हार्मोन है जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज करती है, और जो कि शरीर के अंदर अलग अलग रिएक्शन है उनको रेगुलेट करता है, मतलब कब वो रिएक्शन करवानी है, कब उनको बंद रखना है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन देखेगा। आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, और यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अंडर सिक्रीशन होता है थायरोक्सिन का, तो थायरोक्सिन की भी शरीर में कमी हो जाती है, और गाइटर रोग है जो
वो हो जाता है, जिसके अंदर जो गला है वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। और क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, विच केमिकल सब्सटेंस काजेज या लैक ऑफ विच केमिकल सब्सटेंस काजेज गोइटर। तो यदि केमिकल सब्सटेंस पूछ लिया जाता है या फिर एलिमेंट पूछ लिया जाता है तो वो आयोडीन होता है, लेकिन हार्मोन यदि पूछ लिया जाता है कि किस हार्मोन की वजह से जो डिजीज है गोइटर वो होती है, तो उसमें हार्मोन है वो थायरोक्सिन आता है। पैनक्रियाज लीप लाइक, ये पत्ते जैसी आकृति की ग्रंथि होती है जो कि स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है, एब्डोमिन पेट वाले रीजन में। इट इज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ये दोनों ग्लैंड होती हैं, दोनों का काम करती हैं। एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो कि डाइजेशन वगैरह में मदद करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन रिलीज करती है। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट मैन्युफैक्चर्स टू हार्मोन, दो हार्मोन है वो बनाती हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये दोनों हार्मोन है वो शुगर के लेवल को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर हम बोल सकते हैं उसको कंट्रोल करती हैं। एंटागोनिस्टिकली का मतलब होता है कि जब ग्लूकागन काम करेगा उस टाइम इंसुलिन काम नहीं करता है, जब इंसुलिन काम करता है तो ग्लूकागन, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक हार्मोन ये अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो कि प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड इनको तोड़ने में मदद करता है, जो हमने जो 6th चैप्टर है वहां पे भी डाइजेशन में इसके बारे में पढ़ा था। एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज लीड्स टू डायबिटीज, यदि इंसुलिन ठीक ढंग से रिलीज नहीं होता है बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज या फिर मधुमेह बीमारी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एड्रेनल ग्लैंड, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पैर में जोड़े में मिलती है, किडनीज के ऊपर। डिक्रीज इन द साइज विद एज, और इसका जो साइज है वो एज के हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो वो घटता रहता है। इसका जो हार्मोन है उनको एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि फाइट एंड फ्लाइट या फिर फाइट एंड फ्लाइट या फिर फ्राइट भी बोलते हैं। 3F ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि 3F के अंदर फ्लाइट मतलब भागने से रिलेटेड, फ्राइट डरने से रिलेटेड, और फाइट लड़ने से रिलेटेड। जब भी हमारे शरीर में अलग अलग एक्टिविटी होती हैं तो वो एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन की वजह से होती है। साथ में ये नोर एड्रेनलिन हार्मोन है वो भी सिक्रीट करती है जो कि एड्रेनलिन की एक्टिविटी को कम करता है। नेक्स्ट है गोनेट्स। गोनेट्स आर द गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, क्या होते हैं जो गैमेट्स मेल एंड फीमेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म एंड ओवम उनको प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन होते हैं, जैसे टेस्टिस होते हैं मेल में और ओवरीज होती हैं फीमेल में। तो गैमेट के अलावा जो टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, जबकि ओवरीज हैं वो ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज करती हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये गैमेट प्रोड्यूसिंग में तो मदद करते ही हैं, साथ में रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा ये दोनों हम जिनको हम मेल एंड फीमेल को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो उन हार्मोन का रिलीज करने का काम भी गोनेट्स का होता है। प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा। और कॉर्पस ल्यूटियम भी एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हम रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन इसको इसलिए बोला जाता है। उसके बाद है जो अलग अलग जो हमने हार्मोन पढ़े हैं उनका एक ओवरव्यू है यहाँ पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, लोकेशन है उनकी, हार्मोन कौन से वो प्रोड्यूस करती हैं और फंक्शन क्या क्या है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ये बेस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, साथ में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH भी रिलीज करती है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH भी रिलीज करती हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो इसके कहाँ पे काम करते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस के ऊपर, और जबकि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, TSH है वो थायराइड को, ये हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया, वही बात यहाँ पे दे रखी है। FSH है वो ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन मतलब ओम को रिलीज करने के लिए फीमेल के अंदर रिलीज किए जाते हैं ये ओम, और उनमें भी FSH है जो थायराइड ग्लैंड ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका ओवरी के ऊपर जाके अलग अलग जो फंक्शन है वो करवाते हैं। थायराइड ग्लैंड नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, थायरोक्सिन हार्मोन इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये जर्नल मेटाबॉलिज्म है बॉडी की और ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है, और इसको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही रिलीज किया जाता है, इसलिए फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है। पैनक्रियाज है स्टमक के पास होती है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज किया जाता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।
टेस्टिस है ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है। स्क्रोटम एक पाउच स्ट्रक्चर होती है जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है, और इनका काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, किशोर अवस्था के टाइम पे जो भी कैरेक्टर्स मेल में आते हैं तो वो सारे इसी हार्मोन की वजह से ही जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन की डेवलपमेंट है वो करवाई जाती है। ओवरीज फीमेल के अंदर होती हैं, ये यूट्रस रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, यूट्रस के पास होती है बल्कि, और एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, दोनों प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर एग प्रोडक्शन का काम है वो देखता है एस्ट्रोजन, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, उनके अलावा फीमेल के अंदर जो भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो फीमेल को मेल से डिफरेंशिएट करते हैं किशोर अवस्था के टाइम पे, तो उन कैरेक्टर्स को भी बनाने का काम है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करते हैं।